गुड इवनिंग। दिवाली के बाद ऑफिस जाने में जैसा महसूस होता है थोड़ा सा वैसा महसूस हो रहा है। बड़े शो के बाद थोड़ा सा फाइनेंस में रुचि वापस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी। तीन वजह है जिस वजह से मेरे को यहाँ पे आज बहुत अच्छा लग रहा है। पहली वजह, ये 5 स्टार होटल में नहीं हो रहा। जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट का कोई भी इवेंट 5 स्टार होटल में होता है, मेरे को लगता है कि पैसा बनेगा कैसे होटल का खर्चा देने के बाद। सो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू मेहता फिनकॉन फॉर हैविंग द प्रूडेंस फॉर नॉट डूइंग दिस इन अ 5 स्टार होटल। मैं काफ़ी सभी कमिटीज में बैठता हूँ जहाँ पे हमारा काम है निवेशक लोगों का खर्चा कम करना। ये अपफ्रंट फीस, प्रोसेसिंग फीस, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, तरह तरह के लोड का जो पूरा एक सिनारियो बन गया हमारे इंडस्ट्री में, उसको कम करना। एंड दिस इज अ गुड स्टार्ट। आउट ऑफ टाउन अच्छा फैसिलिटी, होपफुली सस्ता फैसिलिटी, ऐसे जगहों पे अगर ऐसे इवेंट्स होल्ड हो, निवेशक लोगों का एक्चुअली पैसा बनेगा। दूसरी वजह सीखने को काफ़ी मिल रहा है। आई थिंक अरिंदम के प्रेजेंटेशन से, स्वामी जी के स्पीच से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इत्तेफाक से मेरी जो प्रेजेंटेशन है, पूरी कोइंसिडेंटली मेरी जो प्रेजेंटेशन है इन दोनों के स्पीच के साथ अच्छी तरह जुड़ेगा। होपफुली आपको रुचि आएगी। और तीसरी वजह है, अच्छा किस लिए लग रहा है, मेरे माँ बाप, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे माँ बाप यूके माइग्रेट किए थे। तो यूके में मैं 20 साल पढ़ा हुआ था, वहीं पे ग्रो अप किया था। 10 साल पहले मैं इंडिया आया, काफ़ी मेहनत से हिंदी सीखी। अब कभी हिंदी का प्रयोग करने का भी मौका मिल रहा है, उसकी भी खुशी है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड कोशिश करूंगा जितना हो सके हिंदी में बात करने का। बाय द वे सॉरी गुजराती नहीं आती, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, फिलहाल हिंदी में बात करेंगे। सो शैल वी मूव टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक तरीका है जो पिछले जो स्पीकर थे उनके साथ, उनका जो स्पीच था उसके साथ टाई करने का। अगले स्लाइड पे चलते हैं प्लीज, एक स्लाइड आगे चलते हैं। सो हमारा जो देश है ये अनोखा देश है एक तरीके से। अगर आप लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हो, या जैसे अरिंदम जी बोल रहे थे, आप डॉलर में लगाने का सोच रहे हो, बॉन्ड्स में लगाने का सोच रहे हो, इंडिया की मार्केट एक अनोखी मार्केट है। दुनिया के बड़े स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये एक ही स्टॉक मार्केट है जहां पे 60%, 60% ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मार्केट, 60% ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मार्केट का कंपनी के साथ लेना देना नहीं है। 60% ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट है मैक्रो फैक्टर्स पे। स्वामी जी मैक्रो की बात कर रहे थे। इंडियन मार्केट में 60% अहमियत रहती है इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ और एक्सचेंज रेट की। दुनिया में और कोई भी देश में कोई भी बड़ा स्टॉक मार्केट नहीं है जहां पे मैक्रो फैक्टर्स की इतनी अहमियत है। आप इसको एक्चुअली सेक्टर में तोड़ सकते हो। सबसे ज्यादा सेक्टर सेंसिटिविटी है हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर की। बैंकेक्स में, एनबीएफसीज में, आप एचडीएफसी बैंक ले या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले, 65 से 70% इन शेयर की मूवमेंट मैक्रो के साथ होती है। अब मैं इस पॉइंट से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे 2018 जैसा साल है, वैसे साल में इंडिया में फंड मैनेजर के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे देश में ग्रोथ ठंडी पड़ जाती है, करेंसी कमजोर हो जाती है और इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है, वैसे हालात में इंडिया में पैसा बनाना ज्यादातर फंड मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई भी पीएमएस ले लीजिए, 2017 जैसे साल में वो छक्के मारेंगे, आपको खुशी होगी, फंड मैनेजर को भी खुशी होगा। 2018 जैसे साल में टायर पंक्चर हो जाएगा। ये उनकी गलती नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारी स्टॉक मार्केट अनोखी है। ऊपर मैंने कुछ एनालिसिस दिखाने की कोशिश की है, शायद प्रिंट छोटा है तो दूर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप डेटा क्रंच करें, दुनिया में कोई भी मार्केट नहीं है जहां पे मैक्रो की अहमियत इतनी है जितनी इंडिया में है। लेकिन पैसा तो आपको भी बनाना है, मेरे को भी बनाना है, मैक्रो हो माइक्रो हो जैसे भी हो, पैसा बनाना है। कैसे बनाए? अब ये जो सवाल है इसका आंसर एक कैलिफोर्निया में एक रेसिंग कार ड्राइवर ने 40 साल पहले दिया। अगले स्लाइड पे चले, एक स्लाइड आगे चलते हैं। सो रॉब कर्वी नाम के एक शख्स थे, 1967 तक वो रेसिंग कार चलाते थे। फिर वो कैपिटल के हाई नेट वर्थ डिवीजन के फंड मैनेजर बने। सो कैपिटल इज स्टिल आई थिंक द वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट एक्टिव एसेट मैनेजर। कैपिटल लॉस एंजलिस में हेडक्वार्टर्ड है। रॉब कर्वी की जब रेसिंग कार करियर खत्म हुई, वो कैपिटल के हाई नेट वर्थ डिवीजन के सीईओ बन गए। 67 में उन्होंने निवेश करना शुरू किया। 1977 में रॉब कर्वी के एक क्लाइंट उनके पास आए। उन्होंने बोला, देखिए मैं बहुत खुश हूं, आपने मेरा पैसा अच्छी तरह मैनेज किया है,
मेरे हस्बैंड की निधन हो गई है, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है। हस्बैंड की जो पोर्टफोलियो है, मैं चाहता हूं कि आप भी उसको मैनेज करें। सो इनिशियली करबी जी बहुत खुश थे कि ये बेचारी बेरीव्ड है, विधवा है, लेकिन इसकी कुछ चिंता इतनी है कि मेरे को पैसा दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने उस हस्बैंड का पोर्टफोलियो खोला, रॉब करबी की खुशी बिल्कुल निराशा से भर गई। उस हस्बैंड ने, लेडी की जो हस्बैंड थी, उस हस्बैंड ने बहुत चालाकी का काम किया था। जब कभी भी रॉब करबी एक स्टॉक लेते, तब वो हस्बैंड भी स्टॉक लेता। लेकिन जब करबी बेचते थे, ये इंडिविजुअल स्टॉक बेचता नहीं था। और इस सिंपल जरिए से डेड हस्बैंड ने रॉब करबी को 3:1 से आउट परफॉर्म किया। जो स्टॉक लेता था, करबी लेता था, हस्बैंड भी लेता था, लेकिन जब करबी स्टॉक बेचता था, ये इंसान ये बेचता नहीं था, राइट। और ये सिंपल तरीके से उसने आउट परफॉर्म किया। मेन रीजन था उस पोर्टफोलियो में उन्होंने देखा जेरोक्स के स्टॉक। सो 68 में रॉब करबी ने जेरोक्स लिया था। 1971 में वॉर हुआ था, अरब इजरायली वॉर, तेल का भाव चढ़ गया था। फोटोकॉपियर का जो इंक होता है, टोनर होता है, उसका भाव, उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया था। जेरोक्स की प्रॉफिटेबिलिटी 1971 में घट गई थी, तो करबी जी ने जेरोक्स के स्टॉक बेच दिए थे। ये जो इंडिविजुअल है, जो डेड हस्बैंड है, उसने जेरोक्स का स्टॉक बेचा नहीं था। अरब इजरायली वॉर 15 दिन चला था, तेल का भाव 72 से फिर गिर गया था। बाय 1975-76 अमेरिका में चारों तरफ फोटोकॉपिंग जोर शोर से चल रही थी, जेरोक्स का स्टॉक मल्टी बैगर बन चुका था, राइट। करबी का जो अंडर परफॉर्मेंस था, उसकी वजह ये थी। करबी बहुत इंटेलिजेंट इंडिविजुअल थे, उन्होंने 6-7 साल इस मुद्दे पे गौर किया और 1984 में एक पेपर छापा। वो पेपर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, रॉब करबी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये 2 शब्द गूगल कीजिए। 4 पेज का पेपर है, कमाल का पेपर है। इस इंसान ने उस 4 पेज के पेपर में आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत आसान तरीका एस्टैब्लिश किया है, जिससे आप कम खर्चे से अपना पैसा खुद निवेश करके कमा सकते हो। सो बाकी जो मैं बोलूंगा, इसमें मेरा आपको कोई पीएमएस बेचने का कोई इच्छा नहीं है। अगर आप पीएमएस खरीदना चाहते हो, दूसरी बात है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना पैसा अपने आप ही इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, मेहता फिनकॉम के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, जिससे आप मार्केट में 22, 23, 24% अपने लिए कमा सकते हो। किसी फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को घर में बुला के बड़े बड़े मोटे फीस देने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको थोड़ी सी और गाइडेंस चाहिए, मेरी किताबें अमेज़न में मिलती है। कैन वी शो द लास्ट स्लाइड प्लीज। तो 2 किताबें लिखी इस मुद्दे पे, दोनों अमेज़न में मिलती है 250 रुपए में। अगर आप और सस्ते में चाहते हो, इनकी पायरेटेड कॉपीज बॉम्बे के फुटपाथ पे 70 रुपए में मिलती है। और अब हिंदी में भी पायरेटेड वर्जन छपने लग गए हैं। और कमाल की बात, इंडिया में एंटरप्रेन्योरिज्म हिंदी इतनी है, हिंदी में किंडल में पायरेटेड कॉपी बिक रही है। तो आप पूरा प्राइस पॉइंट मैं बना दिया आपके लिए, 250, 75 और किंडल पे फ्री मिल रहा है। चलो वापस जाते हैं, लेट्स गो टू, हाँ यही करते हैं, थैंक यू। सो करबी का तो तरीका है, ही इज सेइंग दैट आप अच्छे स्टॉक लीजिए और खरीद के ठंडे दिमाग से 10 साल बैठे रहिए। 4 साल पहले पीटर थील जो पेपैल के फाउंडर हैं, आई थिंक फेसबुक के फाउंडर इन्वेस्टर हैं, बहुत दिमाग है इस इंसान में, बहुत अलग तरीके का दिमाग है। उसने भी अपने किताब में एक चीज हमको समझाया था। पीटर थील ने किताब लिखी है 0 to 1, पतली सी किताब है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को है। वो किताब वेंचर कैपिटल के ऊपर है। पीटर थील वेंचर कैपिटलिस्ट, उनकी किताब वेंचर कैपिटल के ऊपर है। उन्होंने एक चीज समझाया उस किताब में, नीचे के चार्ट में दिखाने की कोशिश किया, बट मैं समझाता हूँ। पीटर थील क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप दुनिया के किसी भी बड़े वीसी फंड को देख लीजिए, कोई भी बड़ा वीसी फंड देख लीजिए। वीसी फंड 10 साल के लिए चलता है और वीसी फंड का 90-95% रिटर्न 2 इन्वेस्टमेंट से आता है। 1 या 2 इन्वेस्टमेंट, फेसबुक, गूगल जैसा आसमान में चढ़ जाता है, उससे वीसी फंड का पैसा बनता है। दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल वीसी फंड नहीं है जो 4, 5, 6 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाता है। करबी और पीटर थील एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जो दोनों की जो नुक्स है, दोनों का सेंट्रल रेसिपी फॉर गेटिंग रिच इज, आप पूरी दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करो और 10 साल उसको छोड़ के देखो क्या होता है। सो ये किताबें मैंने अराउंड 2012, 2013 ये किताबें मैंने पढ़ी। तब तक मेरा इंडिया में 6-7 साल हो चुका था, और जो मैंने वो मैक्रो का पॉइंट आपको समझाया, मैं देख रहा था। 6-7 मैं 2008 में इंडिया आया और 6-7 साल में देखता था, जिस साल मैक्रो चलता है इन्वेस्टर का खूब पैसा बनता है, जिस तरह मैक्रो खुश हो जाता है इन्वेस्टर को पैसा बनता नहीं। तो मेरे दिमाग में घूमता था कि ये साइकिल को तोड़ो कैसे। इस साइकिल को तोड़ना है, इस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं तो आप लोग निराश हो जाओगे 2018 जैसे साल में,
आप मुझसे पैसा वापस ले लोगे, फिर मेरे को अगले साल फिर से शुरू करना पड़ेगा। सो ये दोनों का किताब पढ़ के मेरे को एक आइडिया आया कि ये टेक्निक हम इंडिया में क्यों नहीं लाते। अगले साइड पे चलते हैं प्लीज। सो मैंने एक सिंपल सा टेस्ट बनाया, मैंने एक सिंपल सा तरीका बनाया जिससे आप, मैं, कोई भी एक्चुअली कोई भी ये वाला टेक्निक, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का टेक्निक इंडिया में चला सके। मैं फिर से रीट्रेट करता हूँ, ना तो मेरे को ना तो किसी फंड मैनेजर को आपको भाड़ा करने की जरूरत है, आप ये खुद कर सकते हो। टेक्निक बहुत आसान है। मेरा टेक्निक ये बोल रहा है आपको कि इंडिया में किसी भी दौर पे आप सन 2000 में कर सकते हो, सन 2010 में कर सकते हो, 2020 में कर सकते हो, 2028 में। लुक बैक एट द प्रीसीडिंग 10 इयर्स, लुक बैक एट द प्रीसीडिंग 10 इयर्स, और प्रीसीडिंग 10 इयर्स में दो चीज का फिल्टर लगाइए। पहला आपको चाहिए ऐसी कंपनी जो लगातार 10 साल 10% से ग्रो करे, ऐसी कंपनी जो लगातार 10 साल 10% से ग्रो करे। 10% सीएजीआर नहीं, हर साल आपको कम से कम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। और उसके साथ साथ आपको दूसरी चीज चाहिए, आपको चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो अब रिटर्न ऑन कैपिटल 15% के ऊपर चाहिए आपको। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप लुक बैक कर रहे हो, आप फोरकास्टिंग नहीं कर रहे, भविष्यवाणी नहीं कर रहे, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे। एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। मेरे को पता है वो टीवी चैनल में बोलते हैं कि दोपहर को जब इस टाइम को ये वाली प्लैनेट और वो वाली प्लैनेट क्रॉस करेगी तब आप पैनकेक्स को शॉर्ट कीजिए, बट आई थिंक वो एंटरटेनमेंट होता है। आई डोंट थिंक दे सीरियसली इंटेंड फॉर यू टू यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर इन्वेस्टिंग। तो आप पिछले 10 साल का ले रहे हो, 10% रेवेन्यू ग्रोथ हर साल, और हर साल रिटर्न ऑन कैपिटल 15% के ऊपर। 15-16 कंपनी इस टेस्ट को पास करते हैं, राइट। हिंदुस्तान में 6000 कंपनी लिस्टेड तो है, लेकिन सिर्फ 15-16 कंपनी इस टेस्ट को पास करते हैं। ना तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, ना तो कोई भविष्यवाणी कर रहे हो, एक सिंपल से मेथड से 15-16 कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर आप उन कंपनी में पैसा लगाओ, इक्वल पैसा लगाओ, और फिर ठंडे दिमाग से 10 साल बैठे रहो, आप 22-23% से कंपाउंड करोगे, 22-23% की रिटर्न आएगी, और आपकी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी एक गवर्नमेंट बॉन्ड जितनी होगी। स्टॉक मार्केट से आधी होगी आपकी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी, और एक गवर्नमेंट बॉन्ड जितनी होगी, राइट। बहुत आसान चीज है, आप खुद कर सकते हो। ये पूरे बहकावे में आके हमारे इंडस्ट्री को पैसा देने का इसमें आने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद करोगे ऑब्वियसली खर्चा कम रहेगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल रहेगी। किताबें एज आई सेड ऑनलाइन बिकती है 250 रुपीज में, अमेज़न में मिलती है। ओके ठीक है, लेट मी गिव मी 5 more minutes and we'll go to Q&A. ओके, नाउ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप ये खुद कर सकते हो तो फिर हम जैसे लोगों का नौकरी रहेगा कैसे, हमारी अहमियत रहेगी कैसे, राइट। सो 22-23%, ये जो टेक्निक आपको मैंने समझाया, इससे आपको 22-23% मिल जाएगी। लेट्स स्टेप बैक। टिपिकल म्यूचुअल फंड का इंडिया में रिटर्न देखोगे, टिपिकल म्यूचुअल फंड 14-15 नहीं देती। टिपिकल म्यूचुअल फंड आप लास्ट 10-15 साल का डेटा देखो, 11-12 देती है। इंडेक्स 14-15 देती है। ये वाली टेक्निक, ऑटोमेटिक टेक्निक, मैकेनिकल टेक्निक 22-23 देती है। हमारी जो फंड की ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 2 साल पे, उसमें हम 27 ला रहे हैं। हम बस एक ही चीज करते हैं जो इस फंड, जो ऑटोमेटिक टेक्निक से होता नहीं। ऑटोमेटिक टेक्निक से 22-23 आता है, हम उस पर 4-5% ऐड करने की कोशिश करते हैं एक सिंपल टेक्निक से। अगले स्लाइड पे जाया जाए तो जो ऑटोमेटिक टेक्निक है उससे 15-16 कंपनी की पोर्टफोलियो बनती है। आई स्ट्रेस अगेन, कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो हमारा जो सिंपल सा टेक्निक है 15-16 कंपनी आती है। हमारा काम है उस पोर्टफोलियो को और भी छोटा बनाना। हमारी पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स होती हैं, हम उस बड़े पोर्टफोलियो 16 के नंबर से इसको 12 बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? पहला चीज, हम वैसे कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में लेते नहीं है जिनकी कोई मोट नहीं है, जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये फॉर्मूला के तहत, हमारे स्क्रीन के तहत, फॉर्मूला के तहत LIC हाउसिंग फाइनेंस को खरीदना चाहिए। हमारे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेना वाजिब इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज उसकी ना तो कोई खास फ्रैंचाइज है। अगर कल HDFC ने होम लोन रेट अगर 200 बेसिस पॉइंट हटा दिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस की कुछ खास प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी नहीं। बाय द वे सेम पॉइंट लागू होता है इंडिया के 99% कंपनीज के लिए। अगर Hyundai ने गाड़ी का भाव घटा दिया
मारुति सुजुकी की प्रॉफिटेबिलिटी की हवा निकल जाएगी। सेम फॉर बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, हीरो मोटो एंड सो ऑन। सो एक पहला तरीका, कुछ कंपनीज को निकाल देते हैं बिकॉज उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ खास नहीं है, उनकी फ्रेंचाइज खास नहीं है। एंड फाइनल थिंग जो हम करते हैं, कुछ कंपनियां एक आध साल फेल हो जाती हैं। जैसे नेस्ले, 3 साल पहले मैगी का बहुत बड़ा पंगा हुआ, नेस्ले की रेवेन्यू ग्रोथ उस साल डबल डिजिट नहीं आई। लेकिन थोड़ा हमने दिल्ली में जाके लोगों से बात किया, जैसे स्वामी जी दिल्ली में जाके लोगों से बात करते हैं, कुछ उन्हीं लोगों से हमने बात किया। उन्होंने हमको समझाया कि नेस्ले के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैगी नूडल्स का उस टाइम डर ये था कि मैगी नूडल्स के अंदर ज़्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इसलिए मैगी नूडल्स पे बैन का डर था। हमने कुछ सरकारी ऑफिशियल से बात किया और रियलाइज किया कि इसमें कुछ खास वैसी बात नहीं है। सो नेस्ले उस साल उस डर की वजह से नेस्ले की डबल डिजिट ग्रोथ आई नहीं, लेकिन हमने जस्ट बिकॉज मैकेनिकली ग्रोथ नहीं आई, हमने नेस्ले को निकाला नहीं। सो इस सिंपल तरीके से हम मैकेनिकल तरीके से, मॉडल के तरीके से 16 स्टॉक आते हैं, उसको हम नैरो करके 12 कर देते हैं। 12 स्टॉक से 27% स्टॉक हैं एशियन पेंट, HDFC बैंक, नेस्ले, रिलैक्सो जैसे कंपनीज, मार्केट लीडिंग कंपनीज। सिंपल तरीका जिससे आपका पैसा अच्छी तरह कंपाउंड हो और आपका वॉलेटिलिटी मार्केट से कहीं कम रहे। LIC हाउसिंग फाइनेंस का उदाहरण दिया था, अगर HDFC 20% प्राइस कट करे, मतलब 9% की जगह 7.2% में होम लोन रेट दे, होम लोन दे, मेरे ख्याल से कोई LIC हाउसिंग फाइनेंस का लोन उठाएगा नहीं। सो सिंपल तरीका, ये सवाल आप अपने आप से कर लें तो बहुत आसान हो जाता है इन्वेस्टिंग करना इंडिया में। मैं जिस कंपनी में सोच रहा हूँ पैसा लगाऊं, अगर उसके नियरेस्ट राइवल ने 20% प्राइस कट मारा, उस स्टॉक पे धक्का आएगा नहीं। अगर धक्का आएगा तो मेरे को निवेश करने की कोई रुचि नहीं है। एंड दिस इज नॉट थियोरेटिकल, मुकेश अंबानी जी ने यही करके आइडिया, वोडाफोन और भारती की धज्जियां उड़ा दी है, और मेरे ख्याल से ये इंडिया में बार बार दोहराया जाएगा। इसीलिए मैं बोला था मारुति मेरे ख्याल से बहुत वल्नरेबल कंपनी है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में उतना कुछ खास नहीं है, और अगर कल Hyundai ने डिसाइड किया कि 3-4 साल वो भाव घटा देगा, आई थिंक मारुति की प्रॉफिट मार्जिन या हीरो मोटो की प्रॉफिट मार्जिन बहुत जल्दी से गायब हो जाएगी। अगर आपको इस मुद्दे में थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, बहुत अच्छी किताब है कॉम्पिटिशन डीमिस्टिफाइड, ब्रूस ग्रीनवॉल्ड की किताब है। उसने ये वाले टेक्निक्स, ऐसे सिंपल टेक्निक्स उसने बहुत सारे दिए हैं, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोड का प्रेजेंस है यानी समझ सकते हो। फॉर बेबी मिल्क पाउडर इज बैंड इन आवर कंट्री, जस्ट लाइक अल्कोहल, बेबी मिल्क का भी आप एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते। तो सपोज करो मेरे को लाइसेंस मिल भी गई, देयर इज नो वे आई कैन टेल यू अबाउट माय प्रोडक्ट, इसलिए कोई घुसता ही नहीं है सेक्टर में। इसलिए नेस्ले की जो 70% ROC आ रही है बेबी मिल्क पाउडर से, आधी प्रॉफिट उसकी बेबी मिल्क से आ रही है, वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, which is very different from Maruti, very different from HDFC, LIC, HF, Bajaj Auto, etc. etc. So अगर वैसे आप कंट्री के बारे में सोचने लग जाओगे, आपको मोट नजर आएगी। ये जो नॉर्मल इंडियन हैबिट है कि बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप है, लार्ज कैप है, वो करेंगे ना तो फिर मोट नजर नहीं आती, फिर वो स्पेकुलेशन के डोमेन में है। और जैसे जियो ने भारती को खत्म कर दिया है, वैसे ही बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज को, जिस कारण से आप बोल रहे थे, बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज की धज्जियां उड़सी उड़ा से उड़ेंगी, जिस कारण आप बोल रहे थे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंडिया में बढ़ रही है। ठीक है, सो थैंक यू टू मेहता फिनकॉम फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैप्पी टू डिस्कस लेटर ऑन इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। थैंक यू।